नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 48 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी में एक माँ अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए बहुत लड़ती है। उस माँ के सामने कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, बड़ी बड़ी धमकियाँ उस माँ को मिलती हैं, लेकिन फिर भी उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर, उन सभी से लड़कर वो माँ अपने बेटे के लिए लड़ती रहती है और आखिर में बेटे के कातिलों को सजा दिलवा कर ही छोड़ती है। सुनने वाले हैं आप नीतीश कटारा के मर्डर की कहानी। नीतीश कटारा हत्या के मामले में नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया। नीतीश कटारा मर्डर केस उम्र कैद से बदलकर फांसी में तब्दील की जाए। नीतीश कटारा मर्डर केस में सजा का ऐलान कर दिया गया है। नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों नीतीश कटारा हत्याकांड। फिर उसके बाद तो यही था कि न्याय दिलाना है नीतीश को भी, बाइज्जत आपके बेटे के पास आपको और आपके पति को पहुंचा दिया जाए। नीतीश कटारा की उस वक्त उम्र थी 23 साल और नीतीश गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करता था। नीतीश एक बहुत ही अच्छे और बड़े परिवार से आता था। नीतीश के परिवार में आईएएस आईपीएस की भरमार थी। नीतीश के पिताजी भी खुद आईएएस ऑफिसर थे। अब जब गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में वो पढ़ाई कर रहा था, नीतीश लगभग 2002 की ये बात है, तो नीतीश की ही क्लास में एक भारती नाम की लड़की पढ़ा करती थी, भारती यादव। भारती यादव का भी परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था, वो भी एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से थी। भारती यादव डीपी यादव की बेटी थी। डीपी यादव यूपी के एक बहुत ही बाहुबली नेता, उस इलाके में उनका काफी ज्यादा दबदबा। तकरीबन 4 बार वो एमएलए के चुनाव जीत चुके, कैबिनेट के मिनिस्टर रह चुके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके। तो मतलब काफी ज्यादा दबदबा और काफी सारे मामले अलग अलग धाराओं में भी उनके सर दर्ज हैं। खैर, जब वो दोनों इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे तब दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। नीतीश को भारती से हो जाता है और भारती को भी नीतीश से प्यार हो जाता है। दोनों आपस में मिलते, कई बार फ़ोन पर बातें करते, कई बार बाद में रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि भारती मिलने आया करती थी नीतीश के हॉस्टल में उससे, और जांच के दौरान कुछ लेटर्स भी मिले, लव लेटर्स भी मिले जो कि भारती ने लिखे थे अपने हाथों से नीतीश के लिए। कई गिफ्ट्स भारती ने नीतीश को दिए थे। तो इन सब से साबित होता है कि भारती भी नीतीश से प्यार करती थी। हालांकि उसने कभी माना नहीं बाद में कि वो प्यार करती थी। खैर, ये तो आगे की कहानी है। अब ये प्यार की बात कि नीतीश और भारती प्यार करते आपस में, ये बात पहुंच जाती है डीपी यादव तक, भारती के पिता तक। बाद में ये बात भारती के भाई को भी पता चलती है, जिसका नाम था विकास यादव। उसका चचेरा भाई विशाल यादव, इन दोनों को पता चलती है। तो ये सभी नीतीश और भारती के रिश्ते से बिल्कुल नाखुश थे। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि नीतीश भारती के साथ बातें करे, उससे शादी करे। वो इसके सख्त खिलाफ थे। और साथ में ये बात नीतीश के घर वालों को भी पता थी, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं थी। और नीतीश को ये भी पता था कि भारती के भाई बिल्कुल भी खुश नहीं है रिश्ते से। वो कई बार नीतीश को धमकियां भी दे चुके थे कि भारती से दूर रहकर, भारती के पास मत जाया कर, भारती से बातें मत किया कर। लेकिन फिर भी नीतीश पीछे नहीं हटा। नीतीश उन सभी को छोड़कर, नीतीश को पता था कि डीपी यादव का इतना बड़ा नाम है, इतने मामले उनके सर दर्ज हैं, लेकिन फिर भी नीतीश भारती से प्यार करता रहा। भारती ने कई बार नीतीश को कहा कि हम यहाँ से छोड़ छाड़ कर सब कुछ, दोनों शादी कर लेते हैं भागकर, और बाद में हम और कहीं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन नीतीश ने कहा कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने जो भी कुछ किया है वो सबके सामने किया है और सच्चा किया है। कोई भी हमारे मन में छल कपट नहीं है, तो हम क्यों दुनिया से दूर भागे, दुनिया अपने आप हमको अपना लेगी। लेकिन भारती को हमेशा कहीं ना कहीं ये डर रहता था कि उसके पिता, उसके भाई नीतीश के कुछ कर ना दे। खैर, सब कुछ फिर भी ठीक ठाक चल रहा था। कई धमकियां मिलने के बावजूद भी नीतीश भारती से मिला करता था, उससे बातें क्या करता था। अब तारीख आती है 16 फरवरी 2002। 16 फरवरी को गाजियाबाद में ही एक शादी थी। उस शादी के अंदर डीपी यादव के पूरे परिवार को निमंत्रित किया गया था। डीपी यादव भी आया था, डीपी यादव की वाइफ भी आई थी, उसका भाई विकास, चचेरा भाई विशाल और भारती भी उस शादी के अंदर आई थी। दूसरी तरफ नीतीश कटारा को भी इस शादी के अंदर इन्वाइट किया गया था। तो नीतीश भी इस शादी में अपने दोस्त के साथ पहुंचा था। शादी में नीतीश और भारती दोनों मिलते हैं, कुछ आपस में वो बातें करते हैं, डीजे के सामने दोनों नाचते हैं, कूदते हैं। वहीं पर विशाल और विकास इन दोनों को देख रहे थे कि ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ये अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर शादियों के अंदर दारू पीना वगैरह वगैरह, शराब पीना, ये बहुत कॉमन है। तकरीबन रात के 10-11 बजे, 16 फरवरी 2002 की तारीख थी, नीतीश, विशाल और उनके साथ एक और शख्स था, पहलवान नाम था उसका। ये तीनों बैठकर गाड़ी में शराब पीते हैं एक सुनसान जगह पर, जहाँ पर कोई इतना ज़्यादा आता जाता नहीं था। शराब पीने के बाद में वापस टेंट में आते हैं। टेंट में आकर ये नीतीश के पास जाते हैं और नीतीश को बोलते हैं कि तुम एक बार हमारे साथ चलो। नीतीश बोलता है कि तुम मुझे पहले भी बहुत बार धमका चुके हो, इस बार मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। बाद में वो विशाल और विकास कहते हैं कि अरे नहीं भाई, हमको तुम्हारे रिश्ते से, तुमसे और भारती से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बल्कि खुश हैं और हम तो शादी के बारे में ही कुछ बातें करने तुमको अपने साथ ले जा रहे हैं। अब वो राजी हो गए थे तो नीतीश को कोई दिक्कत नहीं थी।
और नीतीश खुशी खुशी उनके साथ चला जाता है। नीतीश को वो गाड़ी में बिठाते हैं, सफारी टाटा सफारी गाड़ी थी, वो दोनों खुद गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में पहले से एक पहलवान नाम का शख्स था। ये चारों गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। अब इनको गाड़ी में बैठते हुए वहां से जाते हुए भारती ने भी देख लिया था, तो भारती फौरन फोन करती है नीतीश की माँ को। नीतीश की माँ का और भारती का पता था, दोनों को एक दूसरे के बारे में, दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो भारती फोन करती है नीतीश की माँ को, नीतीश की माँ को सारी बात बताती है और नीतीश की माँ को पता था कि डीपी यादव इतना बड़ा आदमी है, इतने मामले उसके सर दर्ज है, तो वो भी एक पल को काफी ज्यादा घबरा जाती है। भारती उनको डीपी यादव के नंबर भी देती है कि आप डीपी यादव से बात करो, उनसे पूछो कहाँ है विकास और विशाल, कहाँ पर वो उसको लेकर गए हैं। तो डीपी यादव का नंबर लेती है नीलम, नीतीश की माँ, और फ़ोन करती है, लेकिन डीपी यादव फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद में वो अपने स्तर पर इधर उधर खोजने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी नीतीश का अता पता नहीं चलता। लगभग रात के 2-3 बजे की ये बात थी। सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तब भारती एक बार फिर से फ़ोन करती है नीलम के पास कि नीतीश घर पर लौटा, लेकिन सुबह तक भी नीतीश घर पर नहीं लौटा था। फिर भारती नीलम को एक मशवरा देती है कि आप पुलिस में एक कंप्लेंट लिखवा दीजिए। कविनगर पुलिस स्टेशन, गाजियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां पर, क्योंकि अब रात को गायब हुआ था, सुबह तक नहीं आया है, फोन भी उसका स्विच ऑफ आ रहा था, तो एक कंप्लेंट दर्ज करा देती है। 16 फरवरी की रात को गायब हुआ था नीतीश, तारीख थी आज 17 फरवरी। पुलिस कंप्लेंट लिख लेती है और इधर उधर खूब खोजने की कोशिश करती है नीतीश को, लेकिन नीतीश का अता पता कहीं नहीं चलता। पूरा दिन बीत जाता है। नीतीश की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शक था कि डीपी यादव ने उसके बेटे की कुछ कर दिया है। फिर अगला दिन आता है 18 फरवरी। 18 फरवरी को नीलम के पास पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आता है और सामने से पुलिस वाले बोलते हैं कि आप फ़ौरन यहाँ पर आइए, आपको एक लाश की शिनाख्त करनी है, एक लाश को आपको पहचानना है। तो दरअसल कहानी क्या हुई कि 18 फरवरी की सुबह सुबह खुर्जा इलाके में, यूपी में खुर्जा शहर है, उस खुर्जा शहर के एक हाईवे लगता है, उस हाईवे के ऊपर से एक शख्स गुजर रहा था। उसने देखा कि हाईवे के साइड में एक लाश पड़ी है। वो लाश उल्टेबल पड़ी थी, यानी कि उसका मुंह तो जमीन की तरफ था और पीठ आसमान की तरफ थी। तो वो शख्स उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसको इतना पता था कि ये लाश पड़ी है और आधी पर्दी जली हुई थी। अच्छा, वो पड़ी भी एक खाई में थी। यहाँ पर ऊपर हाईवे था और हाईवे के नीचे, हाईवे ऊंचाई पर था, हाईवे के साइड में थोड़ी थोड़ी खाई सी थी, तो उस खाई के अंदर वो लाश पड़ी थी। तो वो फौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौका वारदात पर वहाँ पर पहुँचती है, बॉडी को सीधा करती है, तो देखती है कि बॉडी को जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन जहाँ पर वो जला रहे थे उसको वहाँ पर थोड़ा कीचड़ था, पानी था, तो वो लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई थी। लेकिन उस शव के मुंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैवानियत उतारी गई थी। उसका मुंह पहचानने में नहीं आ रहा था, देखकर नहीं पहचाना जा रहा था। अब क्योंकि नीतीश की माँ ने कंप्लेंट कराई थी मिसिंग की और खुर्जा करीबन 80 किलोमीटर दूर था, ज़्यादा दूर भी नहीं था उस जगह से, तो नीतीश की माँ को उस लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है। चेहरा देखकर पहचानना इम्पॉसिबल था कि ये नीतीश है या और कोई, लेकिन नीतीश के कुछ बॉडी के छोटे मोटे मार्क्स, वैसे तो आधे से ज़्यादा बॉडी जल चुकी थी, लेकिन कुछ बॉडी मार्क्स थे। उसके हाथ में एक अंगूठी, हाथ की घड़ी और बाद में उसके कुछ कपड़े वगैरह देखकर नीलम ने पहचान कर ली कि ये नीतीश ही है। कन्फर्म नहीं की थी, लेकिन कर ली थी बाद में। कन्फर्म करने के लिए DNA टेस्ट कर देखा गया और DNA टेस्ट मैच हो गया, वो लाश नीतीश की ही थी, नीतीश की मौत हो चुकी थी। अब वो वापस जाते हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में पूरा बयान दर्ज कराते हैं। इसके अलावा इस बार नीलम के साथ भारती भी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और सारा अपना बयान देती है। भारती कहती है कि मैं नीतीश से प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था और ये बात मेरे पिता, मेरे भाइयों को बिल्कुल भी खटकती नहीं थी, उनको अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहते थे कि हम अलग अलग हो जाएं, लेकिन हम अलग नहीं हुए। तो 16 फरवरी की रात को जब मेरे भाइयों ने, विकास और विशाल ने, जब मुझे एक साथ देखा, तो बाद में उन्होंने नीतीश को गाड़ी में बिठाया। पहले उन्होंने शराब पी, बाद में उन्होंने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाकर उसको कहीं पर ले गए और उन्होंने ही ज़रूर उसको मारा। ये सारा बयान पुलिस के सामने दिया। अच्छा, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि उनको सबसे ज़्यादा शक है डीपी यादव के ऊपर, ये बाकायदा उसमें मेंशन था, और उसके 2 बेटों पर। तो अब पुलिस लग जाती है इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा, अब यहाँ पर पुलिस भी बीच में फंस गई थी। एक तरफ तो डीपी यादव, इलाके में उसका बड़ा नाम, बड़ा दबदबा, वो फोर्स कर रहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो नीतीश का परिवार था, उसके अंदर भी IAS, IPS बड़े बड़े अफसर थे, तो उधर से भी पुलिस के ऊपर प्रेशर आ रहा था, तो मजबूरन यहाँ पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। अच्छा, इसके अलावा जो नीतीश की माँ थी नीलम, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि आप ये कंप्लेंट वापस ले लो। डीपी यादव का बड़ा नाम था, डीपी यादव का अगर नाम इसमें सामने आता, उसके बेटों का नाम सामने आता, तो उनकी काफ़ी बदनामी होती। तो डीपी यादव ने भी काफ़ी धमकियाँ दिलवाई कि आप केस वापस लीजिए, लेकिन नीतीश की माँ पीछे नहीं हटी। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलवा कर रहेंगी। तो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करती है। जो लोग उस रात शादी के अंदर मौजूद थे उनसे पूछताछ करती है। उनमें से काफ़ी सारे चश्मदीद थे वहाँ पर, वो भी देखते हैं कि लास्ट बार नीतीश को
विशाल और विकास के साथ ही देखा गया था। वो दोनों नीतीश को गाड़ी में बिठाकर कहीं पर ले गए थे। ये एक बहुत ही अहम गवाही थी। इसके बाद में अब पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशन के अंदर विकास और विशाल की फ़ोटो फॉरवर्ड कर दी थी। सभी के पास विकास और विशाल की फ़ोटो थी और कहीं पर भी अगर कहा गया था सबको कि कहीं पर भी विशाल और विकास ये दोनों किसी को भी दिखाई दें, तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लगभग 10-15 दिनों तक खोज चलती है। 10-15 दिनों के बाद में एमपी के एक रेलवे स्टेशन से विकास यादव और विशाल यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ कर कहीं जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिस ऑफिसर ने उनको देखा, उनको पहचान लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में जब यूपी पुलिस को पता चला कि वो दोनों पकड़े जा चुके हैं, तो यूपी पुलिस तुरंत पहुंचती है एमपी और उन दोनों को बाई रोड वापस यूपी लेकर आती है। यूपी में बाद में उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। उनको कहा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि तुमने ही मर्डर किया है ना, लेकिन शुरू में वो इनकार कर देते हैं। लेकिन जब उनके सामने सारे एविडेंसेस, सारे बयान, सारे सबूत रखे जाते हैं, तो वो कबूल कर लेते हैं कि हाँ, हमने ही नीतीश को मारा है। वो बताते हैं कि हमने पहले शादी के अंदर शराब पी, बाद में जब उन्होंने देखा कि नीतीश और भारती दोनों डांस कर रहे हैं, तो उन्होंने नीतीश को बुला फसला कर गाड़ी के अंदर बिठाया और बाद में सड़क के ऊपर ले गए, हाईवे के ऊपर। वो काफ़ी देर तक चलते गए। बाद में एक सुनसान सी जगह आई, ले गए अंदर और बाद में नीतीश के सर पर हथौड़ा मारा, थोड़े से नीतीश के सर पर वार किया, चेहरा एकदम ख़राब कर दिया उसका। और बाद में बॉडी को ख़त्म करने के लिए, बॉडी को कोई भी पहचान ना पाए इसलिए उसने जलाने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कीचड़ वगैरह था, थोड़ा सीलन वाला सा मौसम था, तो वो लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई। अच्छा, ये सारा जब पुलिस वालों को स्टेटमेंट दे रहा था विकास यादव, तब उसके चेहरे पर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया या फिर उसने कुछ किसी का मर्डर कर दिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस शख्स के लिए ये सब कुछ नॉर्मल है। दबदबा था, तो उसको कोई टेंशन भी नहीं थी कि उसके पिता उसको बाहर निकलवा लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि जब विकास और विशाल यादव को कोर्ट के अंदर पेश किया गया, तब वहां पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने किसी को भी नहीं मारा, किसी को भी नीतीश नाम के शख्स को हमने नहीं मारा। अच्छा, जो विकास यादव था जिसने मर्डर किया था नीतीश का, जिस वक्त उसने मर्डर किया था वो बेल पर बाहर था। जेसिका लाल मर्डर हुआ था कुछ 4-5 साल पहले। उस जेसिका लाल मर्डर में भी मर्डर तो नहीं किया था विकास ने, लेकिन एविडेंसेस को मिटाने में उसका हाथ था। तो विकास को भी सजा सुनाई गई थी कोर्ट के द्वारा और उसके बाद में जेल में चला गया विकास। लेकिन अभी शादी के अंदर वो बेल के ऊपर बाहर आया था और बेल के ऊपर ही उसने ये एक दूसरा कत्ल कर दिया। अगर आज वो बेल पर नहीं होता तो शायद नीतीश का कत्ल नहीं होता, नीतीश जिंदा होता। अच्छा, दूसरी तरफ भारती थी। भारती की भी गवाही इस केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उसका। तो उसके घर वालों ने भारती को इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में रहेगी तो कोई भी उसकी गवाही नहीं ले पाएगा, कोई भी उसको पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन बाद में नीतीश की माँ नीलम ने अर्जी लगाई कि भारती की गवाही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भारती कहीं ना कहीं उस वक्त नीलम के पक्ष में थी, नीलम को वो सारी अपडेट्स दे रही थी। तो नीलम ने कोर्ट से एक याचिका दायर की, कोर्ट से गुजारिश की कि नीलम को यहाँ पर लाया जाए। तो 2-3 तारीखों के बाद में कोर्ट ने फैसला लिया कि नीलम की गवाही बहुत ज़रूरी है और अगर वो अपनी मर्जी से इंडिया नहीं आती है गवाही देने के लिए तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। अब अगर उसका पासपोर्ट रद्द हो जाता है तो इंग्लैंड की सरकार उसको इंडिया अपने आप ही डिपोर्ट कर देगी और इंडिया आते ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब इसके डर से वापस आती है इंडिया और इंडिया में आकर उसका बाकायदा कैमरे के सामने कन्फेशन रिकॉर्ड होता है। और पहले तो वो नीलम को कह रही थी, पुलिस स्टेशन में भी उसने कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि वो दोनों आपस में प्यार करते थे और लास्ट में उसने भाइयों के साथ ही, विकास और विशाल के साथ ही नीतीश को देखा था, उसने ही मारा है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे भारती और नीतीश के प्यार से, उनके रिश्ते से, तो उसने उसको मार दिया। लेकिन जब कोर्ट में सबके सामने पूछा गया कि क्या तुम प्यार करती थी नीतीश से, तो वो इनकार कर दिया उसने कि मैं प्यार नहीं करती थी उससे, हम केवल क्लासमेट थे, इसके अलावा इसके आगे हमारा कुछ नहीं था। अब नीलम भी वहीं पर बैठी थी, नीतीश की माँ, उसका काफ़ी दिल टूटा क्योंकि एक यही पक्की गवाह थी, इसकी गवाही के ऊपर पूरा केस पलट सकता था और वो भी मुकर गई। हालांकि नीलम ने भारती को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया, बिल्कुल भी गलत नहीं कहा, क्योंकि उसने कहा कि इसके परिवार के प्रेशर में आकर इसको ऐसा बोलना पड़ा। इसने अपने परिवार का एक तरह से फ़र्ज़ निभाया, जैसा इसके परिवार वालों ने इसको कहा इसने वैसा किया। खैर बाद में केस गाजियाबाद से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दिल्ली, ताकि कोई भी इसमें इधर उधर ना हो। दिल्ली के अंदर सब कुछ, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो दिल्ली के अंदर लोअर कोर्ट पहले उनको 30 साल की सज़ा सुनाता है। मामला बाद में आगे हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट भी इस सज़ा को बरकरार रखता है, 30 साल की सज़ा सुनाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 30 साल की। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये सज़ा अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो रहेगी लेकिन केवल 25 साल। ये 25 साल तक विकास यादव और विशाल यादव दोनों जेल में काटेंगे और जो इनके साथ था एक पहलवान नाम का शूटर शख्स, उसको 20 साल की सज़ा सुनाई गई कोर्ट की तरफ से और फिलहाल दोनों जेल में। हालांकि जब 2002 में पहली बार सज़ा सुनाई गई थी और इनको जेल भेज दिया गया था, उस 2002 से लेकर 2004 तक यानी कि 2 साल में विकास यादव करीबन 66 बार
बेल के ऊपर बाहर आ गया। इतनी ज़्यादा बार कोई किसी को बेल नहीं देता, लेकिन ये दिखता है कि डीपी यादव का उस इलाके में कितना दबदबा था। डीपी यादव की कितनी चलती थी कि वो 2 सालों में 66 बार बेल के ऊपर बाहर आ गया। अभी उनकी ज़्यादातर सज़ा कट चुकी है, करीब 5-6 साल की सज़ा और बाकी है, और बाद में एक बार वो फिर से बाहर होंगे आज़ाद। हालांकि इस पूरे केस में नीलम, नीतीश की माँ, उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी उसको धमकियाँ मिली, काफ़ी मारने की धमकियाँ मिली, काफ़ी इधर उधर और धमकियाँ मिली, परिवार ख़त्म कर देंगे, ख़ानदान ख़त्म कर देंगे। लेकिन नीलम लड़ती रही जब तक उसके बेटे के कातिलों को कोई सज़ा नहीं मिली, और आखिरकार में वो सज़ा दिलवा कर ही हटी। बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। एक जवान बेटा खो देने के बाद में इतनी हिम्मत दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है एक माँ के लिए। यही थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स में बताना, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।